This is today's the Hindu newspaper analysis session. Today we will discuss mainly four issues. The first issue is why India's growth slowed down. The second issue is related to Section 52 of BNS Bharatiya Nyaya Sanhita. And the third issue is related to Israel-Palestine conflict. And the fourth issue is related to civilian crisis in Myanmar. So let's discuss all the issues in detail. Why is the India growth slowing? इंडिया का ग्रोथ रेट स्लो क्यों हो रहा है, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जीएस पेपर 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो सकता है। हाई न्यूज, इंडियाज रियल जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर 2024-25 इज forecasted to drop to 6.4% as compared with 8.2% in 2023-24। इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट 2024-25 यानी इस ईयर के लिए 6.4% फोरकास्ट किया गया है, जबकि लास्ट ईयर इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रेट रहा था वो 8.2% रहा था। दिस एस्टिमेट इज बिलो द 6.5% to 7% रेंज प्रोजेक्टेड इन द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ जुलाई 2024। जुलाई 2024 के इकोनॉमिक सर्वे में एक प्रोजेक्ट किया गया था कि इस ईयर का जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5 से 7% के रेंज में रहेगा। द नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट विच अकाउंट्स फॉर इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी 9.7%, which is lower than the 10.5% projected in the यूनियन बजट। इस ईयर के लिए यूनियन बजट में नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्टेड किया गया था कि 10.5% तक रह सकता है, बट ये ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि करंट में 9.7% तक नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट रह सकता है, जो कि इन्फ्लेशन के लिए अकाउंटेबल है। डिस्क्रिपेंसीज इन डाटा एस्टिमेशन में कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं। IMF including the various Indian experts have criticized the official GDP estimates, particularly the use of wholesale price index as a deflator। IMF और इंडिया के वेरियस इंडियन एक्सपर्ट्स ने ऑफिशियल जीडीपी एस्टिमेट को क्रिटिसाइज किया है, बिकॉज एज ए डिफ्लेटर ये WPI का यूज करते हैं, जबकि WPI का यूज इन्हें नहीं करना चाहिए, PPI का यूज करना चाहिए। IMF has suggested to using the producer price index instead of WPI for more accurate GDP deflation। GDP को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए IMF ने सजेस्ट किया है कि WPI का यूज नहीं करना चाहिए, रादर देन PPI का यूज करना चाहिए। बिकॉज इंडिया के अंदर जिस तरह से ग्रोथ रेट इतना हाई शो हो रहा है वो WPI की वजह से, जबकि PPI के बेस पर अगर एस्टिमेट किया जाएगा तो ग्रोथ रेट जो रहेगा वो एक्चुअल ग्रोथ रेट रहेगा। व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेशन? जीडीपी डिफ्लेशन द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी बाय रिमूविंग द इफेक्ट्स ऑफ प्राइस चेंजेस ओवर टाइम। नॉमिनल जीडीपी का जब रियल जीडीपी के साथ एडजस्टिंग किया जाता है, बिकॉज यहाँ पर ओवर द टाइम जो प्राइस चेंज होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है, और ये जो प्राइस चेंज जो होता है इसको नॉमिनल जीडीपी में इंक्लूड किया जाता है, जबकि रियल जीडीपी में जो प्राइस चेंजेस होते हैं उनको इंक्लूड नहीं किया जाता है। इस तरह से रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी को एडजस्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसको जीडीपी डिफ्लेशन बोला जाता है। दिस इज डन यूजिंग अ डिफ्लेटर नोन एज जीडीपी डिफ्लेटर विच रिफ्लेक्ट चेंजेस इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जीडीपी डिफ्लेटर का यूज करके जीडीपी डिफ्लेशन के प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। जीडीपी डिफ्लेटर गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्राइस चेंज होता है ओवर द टाइम उसको शो करता है। इट अलाउ फॉर अ मोर एक्यूरेट कंपैरिजन ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट्स इन डिफरेंट पीरियड्स। जीडीपी डिफ्लेटर किसी भी कंट्री के अंदर डिफरेंट पीरियड में इकोनॉमीज के आउटपुट का एक्यूरेट कंपैरिजन कर सकता है बाय फोकसिंग ऑन द एक्चुअल ग्रोथ इन वॉल्यूम रादर देन प्राइस फ्लक्चुएशंस। जीडीपी डिफ्लेटर एक्चुअल ग्रोथ को मेजर करता है, जबकि प्राइस फ्लक्चुएशंस को ये रिमूव कर देता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI क्या होता है? होलसेल प्राइस इंडेक्स मेजर द एवरेज चेंज इन गुड्स प्राइसेस एट द होलसेल लेवल बिफोर दे रीच कंज्यूमर्स।
होलसेल लेवल पर गुड्स के प्राइस में जो एवरेज चेंज आता है, इसको मेजर करने के लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स का यूज किया जाता है। WPI इंक्लूड द प्राइसेस ऑफ गुड्स सच एज रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट गुड्स एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट। WPI के अंदर रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट गुड्स एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्लूड होते हैं। इट इज यूज टू ट्रैक इन्फ्लेशन ट्रेंड्स इन इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन ट्रेंड क्या रहा है, उससे रिलेटेड फाइंडिंग्स को ट्रैक करता है। इट इज पब्लिश्ड बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। WPI मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आने वाली ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा पब्लिश किया जाता है। WPI does not include product or services purchased directly by consumers, unlikely the consumer price index। जो गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली कंज्यूमर के द्वारा परचेज की जाती है, WPI उन प्रोडक्ट्स को इंक्लूड नहीं करता है, जबकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में वो गुड्स इंक्लूड किए जाते हैं जो डायरेक्टली कंज्यूमर के द्वारा परचेज किए जाते हैं। अ हाई WPI इंडिकेट्स इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन इकोनॉमी। अगर WPI हाई है तो इसका मीनिंग ये होगा कि इकोनॉमी पर इन्फ्लेशनरी प्रेशर है। कंक्लूजन, the ongoing economic slowdown is evident, affecting various key sectors like agriculture, manufacturing and services। इकोनॉमिक स्लोडाउन इंडिया के अंदर चल रहा है। इस स्लोडाउन की वजह से वेरियस सेक्टर सच एज एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड सर्विसेज सेक्टर अफेक्ट हो रहे हैं। टू अवॉइड वर्सनिंग द फिस्कल सिचुएशन, द गवर्नमेंट मस्ट प्रायोरिटाइज स्पेंडिंग ऑन कैपिटल एंड वेलफेयर एंड रीअसेस इट्स रेवेन्यू मोबिलाइजेशन स्ट्रेटजी। फिस्कल सिचुएशन को अगर हमें फिस्कल सिचुएशन की वर्सनिंग को अगर अवॉइड करना है तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कैपिटल एंड वेलफेयर पर अपनी स्पेंडिंग्स को इंक्रीज करें एंड रेवेन्यू मोबिलाइजेशन स्ट्रेटजीज को रीअसेस करें। अगर ऐसा गवर्नमेंट कर दिया है तो फिस्कल सिचुएशन को काफ़ी हद तक बेटर किया जा सकता है। दिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। Examine the challenge in estimating India's GDP growth, particularly focusing on the issues with the use of the wholesale price index as a deflator. Discuss the implications of the declining private investment and fiscal constraint on the economy। 15 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। 250 वर्ड्स में इसका आंसर लिखना होता है। What are various provisions under section 152 of भारतीय न्याय संहिता 2023? स्पेशली सेक्शन 152 सेडिशन से रिलेटेड है। So let's discuss all the provisions related to this issue। This article is important for GS paper 2। What is section 152 of भारतीय न्याय संहिता 2023? भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 के अंडर सेक्शन 152 क्या है? Section 152 of BNS criminalize acts related to seditions, rebellion and activities endangering national integrity। BNS के सेक्शन 152 के अंदर सीजेशंस, रिबेलियंस एंड कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो नेशनल इंटीग्रिटी को एंडेंजर करता है, उन एक्टिविटीज को क्रिमिनलाइज डिक्लेयर करने के लिए सेक्शन 152 के अंदर कुछ प्रोविजंस किए गए हैं। इट मीन्स सीजेशंस, रिबेलियन से रिलेटेड एक्ट को इस सेक्शन के अंदर क्रिमिनलाइज डिक्लेयर किया गया है। Section 152 of BNS has its genesis in Section 124A of Indian Penal Code 1860 IPC। सेक्शन 152 का जेनेसिस IPC के सेक्शन 124 के 154 से होता है। इट मीन्स पहले ये ऑल रिवीजन, ये जितने भी 152 के अंदर जो प्रोविजन किए गए हैं, ये सभी प्रोविजन पहले IPC के सेक्शन 124 के अंदर किए गए थे, बट कुछ चेंजेस के साथ BNS के अंदर अब ये सेक्शन 152 के अंदर है। What are the key differences between section 152 of BNS and section 124A of IPC? BNS के सेक्शन 152 और IPC के सेक्शन 124 के अंदर क्या की डिफरेंस
करंट में है। नंबर 1 टर्मिनोलॉजी एंड स्कोप। सेक्शन 124A IPC criminalize acts which leads to hatred or contempt towards the government termed as sedition। आईपीसी के सेक्शन 124 के अंडर कोई भी ऐसा एक्ट जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हेटेड या कंटेम्प्ट लीड्स करता है, उन एक्ट्स को क्रिमिनलाइज किया जाता है इस सेक्शन के अंडर। स्पेशली इसमें सेडिशन टर्म का यूज किया गया था पहले 124A के अंदर। सेक्शन 124A फोकस ऑन इंसाइटिंग डिसअफेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिसअफेक्शन को इंसाइट करने वाले एक्ट्स आईपीसी के 124A सेक्शन के अंदर यहाँ पर मेंशन किए गए थे। सेक्शन 152 BNS क्रिमिनलाइज एक्ट्स दैट एंडेंजरिंग द यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग इंसाइटिंग रिबेलियन और प्रोमोटिंग सेपरेटिज्म। BNS 152 सेक्शन के अंदर कोई भी ऐसा एक्ट जो कंट्री की यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी को एंडेंजर करता है, ये कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो सेपरेटिज्म को प्रमोट करता है, रिबेलियन को इंसाइट करता है, इन सभी एक्ट्स को क्रिमिनलाइज इसी सेक्शन के अंडर किया गया है। सेक्शन 152 डज नॉट एक्सप्लिसिटली यूज द टर्म सेडिशन, इट कवर्स सिमिलर ग्राउंड्स विद ब्रॉडर लैंग्वेज। सेक्शन 152 के अंदर सेडिशन वर्ड यूज नहीं किया गया है, बट कुछ सिमिलर ग्राउंड्स ब्रॉडर लैंग्वेज के साथ इसमें फिक्स किए गए हैं। नंबर 2 पेनल्टीज। सेक्शन 120A प्रेस्क्राइब अ पनिशमेंट ऑफ अ मिनिमम ऑफ 3 years इन प्रिजन विद फाइन। आईपीसी के सेक्शन 124A के अंदर फाइन के साथ 3 years का मिनिमम प्रिजनमेंट यहाँ पर इम्पोज किया गया था। मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का वहाँ पर प्रोविजन था पहले, बट करंट में सेक्शन 152 के अंदर यहाँ पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट के साथ साथ अबाउट 7 years का यहाँ पर प्रिजन हो सकता है और मैंडेटरी फाइन है इसके अंदर। यही है जो इस सेक्शन को मोर स्ट्रिंजेंट बनाता है। इंटेंट रिक्वायरमेंट। सेक्शन 124A रिक्वायर प्रूफ ऑफ इंटेंट टू इंसाइट डिसअफेक्शन अगेंस्ट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिसअफेक्शन को इंसाइट करने वाले इंटेंट को प्रूफ करना होता था पहले। सेक्शन 152 lowers this threshold to proof of intent by allowing prosecution if a person knowingly share information that could incite rebellion or separatism regardless of malicious intent। सेक्शन 152 के अंदर प्रूफ ऑफ इंटेंट का जो प्रोविजन था, इस थ्रेश होल्ड को यहाँ पर लोअर किया गया है। कोई भी पर्सन नोइंगली अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करता है जिससे सेपरेटिज्म और रिबेलियन इंसाइटमेंट होता है, उसके अगेंस्ट यहाँ पर प्रोविजन किया जा सकता है। हाउ डज सेक्शन 152 इम्पेयर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड लेजिटिमेट डिसेंट। सेक्शन 52 लेजिटिमेट डिसेंट एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच को किस तरह से इम्पैक्ट करता है। नंबर 1 डायल्यूट राइट टू फ्री स्पीच। नंबर 2 पोटेंशियल फॉर अब्यूज, जुडिशियल ओवरसाइट। डायल्यूट राइट टू फ्री स्पीच। द अनक्लैरिटी ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट एन एक्ट एंडेंजरिंग यूनिटी सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया कैन लीड टू चिलिंग इफेक्ट ऑन फ्री स्पीच। बिकॉज कौन सा एक्ट कंट्री की यूनिटी सॉवरेनिटी को एंडेंजर कर सकता है, इसको यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया है, और इस वजह से फ्री स्पीच को चिलिंग इफेक्ट ये कर सकता है। एट मीन्स पर्सनस को जो फ्री स्पीच का राइट मिला हुआ है उसको कहीं ना कहीं डिवैल्यू किया जा सकता है इसके थ्रू। नंबर 2 पोटेंशियल फॉर अब्यूज। लैक ऑफ क्लियर डेफिनेशंस एंड ब्रॉड लैंग्वेज इन सेक्शन 152 अलाउ फॉर एक्सपेंसिव इंटरप्रिटेशन बाय इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज। सेक्शन 152 के अंदर क्लियर डेफिनेशन नहीं है एंड ब्रॉड लैंग्वेज का यूज किया गया है। ये इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज के लिए एक्सपेंसिव इंटरप्रिटेशन को अलाउ करता है। दिस कैन रिजल्ट इन लेजिटिमेट एक्सप्रेशंस ऑफ डिसेंट बीइंग क्रिमिनलाइज्ड अंडर द गाइज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। लैक ऑफ क्लियर डेफिनेशन की वजह से नेशनल सिक्योरिटी के
नेशनल सिक्योरिटी को बेस बनाकर कहीं पीपल के लेजिटिमेट एक्सप्रेशन ऑफ डिसेंट का जो राइट मिला हुआ है, इसको क्रिमिनलाइज किया जा सकता है। इट मीन नेशनल सिक्योरिटी के नेम पर पीपल को जो एक्सप्रेशन ऑफ डिसेंट का लेजिटिमेट राइट मिला हुआ है उसको क्रिमिनलाइज किया जा सकता है। नंबर 3, जुडिशियल ओवरसाइट। The Rajasthan High Court emphasized that Section 152 of BNS should not be used as a tool to suppress dissent, but rather as a protective measure for national security. राजस्थान हाई कोर्ट ने सेक्शन 152 से रिलेटेड यहाँ पर कुछ अपना रूलिंग दिया था। इस रूलिंग के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट ने कहा था कि सेक्शन 152 का डिसेंट को सप्रेस करने के लिए यूज नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए प्रोटेक्टिव मेजर के तौर पर इसको यूज किया जाना चाहिए। टू इंश्योर दैट लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म इज नॉट इक्वेटेड विद सेडिशन, इट कॉल्ड फॉर केयरफुल एप्लीकेशन एंड जुडिशियल ओवरसाइट। लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म इज नॉट इक्वेटेड विद सेडिशन। लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म कभी भी सेडिशन के इक्वल नहीं हो सकता। इसको इंश्योर करने के लिए हाई कोर्ट ने केयरफुल एप्लीकेशन एंड जुडिशियल ओवरसाइट के लिए कॉल्ड किया। What are the legal and constitutional implications of enforcing Section 152? Section 152 को इन्फोर्स करने के लिए लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं? नंबर 1, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। नंबर 2, नीड फॉर गाइडलाइंस। वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। Enforcing Section 152 raised concern regarding violation of Article 14 right to equality and Article 19 freedom of speech of the Indian Constitution. Section 152 को जिस तरह से इन्फोर्स किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19 के वायलेशंस इसमें शो हो रहे हैं, और इस वजह से इस सेक्शन ने वेरियस कंसर्न रीच किए हैं। द वर्क डेफिनेशन इन सेक्शन 152 में लीड टू आर्बिट्रेरी इन्फोर्समेंट अंडरमाइनिंग इंडिविजुअल राइट एंड फ्रीडम्स। सेक्शन 152 के अंदर वर्क डेफिनेशंस हैं जिसकी वजह से इंडिविजुअल का राइट एंड फ्रीडम को यहाँ पर अंडरमाइन किया जा सकता है। नंबर 2, नीड फॉर गाइडलाइंस। देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू एस्टैब्लिश क्लियर गाइडलाइंस रिगार्डिंग द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 152। सेक्शन 152 के एप्लीकेशन के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट को क्लियर गाइडलाइंस यहाँ पर एस्टैब्लिश करनी होंगी। दिस वुड हेल्प टू नो द लिमिट ऑफ एक्सेप्टेबल बाउंड्रीज फॉर क्रिटिसिज्म while protecting national interest without infringing on civil liberties। इससे पीपल, अगर सुप्रीम कोर्ट क्लियर गाइडलाइंस सेक्शन 152 के एप्लीकेशन से रिलेटेड इस्टेब्लिश करती है तो इससे पीपल को क्रिटिसिज्म की बाउंड्रीज यहाँ पर अंडरस्टैंड हो जाएंगे, और पीपल क्रिटिसिज्म की बाउंड्रीज जो होंगी उसको लिमिट नहीं करेंगे। व्हाट इज वे फॉरवर्ड? Promote a judicial oversight. Enforcement authorities should be required to demonstrate a direct link between the speech and its impact. स्पीच और इसके इम्पैक्ट के बीच में जो डायरेक्ट लिंक होता है, इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज को ये डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए पीपल के लिए। कोर्ट शुड एक्टिवली मॉनिटर केसेस टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ द लॉ अगेंस्ट लेजिटिमेट डिसेंट। कोर्ट को कुछ ऐसे केसेस को मॉनिटर करना चाहिए जहाँ पर लेजिटिमेट डिसेंट के अगेंस्ट सेक्शन 152 का मिसयूज किया जाता है। तो इस तरह के केसेस को कोर्ट को मॉनिटर करना होगा। एस्टेब्लिश क्लियर गाइडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट शुड सेट गाइडलाइंस रिलेटेड टू सेक्शन 152 टू इंश्योर अ बैलेंस बिटवीन प्रोटेक्टिंग नेशनल सिक्योरिटी एंड सेफगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच को सेफगार्ड करने के लिए एंड नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को सेक्शन 152 से रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस यहाँ पर इंश्योर करना होगा, सो दैट प्रोटेक्टिंग नेशनल सिक्योरिटी और फ्रीडम ऑफ स्पीच के बीच में बैलेंस क्रिएट किया जा सके। दिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस आर्टिकल। क्वेश्चन इज ऑफ 2014। व्हाट टू अंडरस्टैंड बाय कंसेप्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? Does it cover hate speech also? Why do films in India stand on a slightly different plane from other forms of expression? In this article, we will discuss about historical background of Israel-Palestine conflict,
and we will also discuss about the losses incurred by Israel and Palestine due to Israel-Palestine war. So let's discuss the issue in detail. On January 9, 2025, Gaza's health ministry said more than 46,000 Palestinians have been killed and 1,09,378 wounded in the Israel-Hamas war. 9 जनवरी को गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि इजराइल हमास वॉर में अबाउट 46,000 पैलेस्टीनियंस किल्ड हो चुके हैं और अबाउट 1,09,378 पीपल वाउंडेड हो चुके हैं. कॉन्फ्लिक्ट रेड इनटू 16th मंथ विद नो एंड इन साइट. इजराइल पैलेस्टीन के बीच कॉन्फ्लिक्ट का यह 16th मंथ चल रहा है. इट मीन्स कंटिन्यू 16th मंथ से दोनों कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है. इट हैज सेड वुमेन एंड चिल्ड्रन मेक अप मोर देन हाफ द फेटलिटीज. गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि दोनों कंट्रीज के बीच जितना फेटलिटीज हुआ है, फेटलिटीज में सबसे ज़्यादा मोर देन हाफ जो नंबर है वो वुमेन एंड चिल्ड्रन का है. Recent war began when Hamas-led militant stormed into Israel on October 7, 2023, killing some 1,200 people, mostly civilians, and abducting around 250. Some 100 hostages are still inside Gaza. Recent war तब शुरू होता है जब हमास-led militant ग्रुप ने इजराइल के अंदर 7 अक्टूबर 2023 में यहाँ पर अटैक किया था और 1200 पीपल का यहाँ पर किलिंग किया और मोस्टली सिविलियंस इसमें इंक्लूड थे. 250 पीपल को हमास ने यहाँ पर एबडक्ट किया था और अबाउट 100 अभी भी गाजा रीजन में एज ए हॉस्टेज इन्हें रखा गया है. इट मीन्स मेनली 7 अक्टूबर 2023 से ये रिसेंट वॉर स्टार्ट होता है जो अभी ऑनगोइंग है. दिस इज मैप ऑफ इजराइल पैलेस्टीन. हम देख सकते हैं कि लाइट पिंक कलर्ड जितना भी एरिया है ये पूरा पैलेस्टीन एरिया के अंडर आता है और येलो कलर एरिया इजराइल एरिया है. ब्लू कलर में हम देख सकते हैं इधर मेडिटेरियन सी है एंड साउथ वेस्ट में इजिप्ट कंट्री है और वेस्ट में जॉर्डन है एंड नॉर्थ ईस्ट में सीरिया कंट्री है एंड वेस्ट बैंक एंड इजराइल को कनेक्ट करते हुए जॉर्डन को कनेक्ट करते हुए डेड सी हम देख सकते हैं ब्लू कलर में है. बैकग्राउंड ऑफ द इजराइल पैलेस्टीन इशू. इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट जो है इनका क्या बैकग्राउंड रहा है. वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मिलिट्री एंड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट. इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट वर्ल्ड का ओल्डेस्ट मिलिट्री एंड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट रहा है. द कॉन्फ्लिक्ट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मिलिट्री एंड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट. डिस्पाइट मैनी अटेम्प्ट्स टू रिजॉल्व द इशू देयर हैज बीन नो मेजर आउटकम्स. दोनों कंट्रीज के बीच में जो क्लैशेस या इशूज हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए वेरियस अटेम्प्ट्स किए गए बट मेजर आउटकम्स यहाँ पर नहीं मिला. डिमांड फॉर ए जस्ट होमलैंड इन पैलेस्टीन बिफोर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले यहाँ पर पैलेस्टीन के अंदर जिस पीपल के द्वारा होमलैंड का डिमांड किया जाता है. द इशू स्टार्टेड प्रायर टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर व्हेन देयर वाज अ डिमांड फॉर ए जस्ट होमलैंड इन पैलेस्टीन. Jews have migrated into the Palestinian territory from the other place. पैलेस्टीन एक बिग यहाँ पर टेरिटोरी था उस टाइम पर और इस रीजन के अंदर कुछ जिस पीपल यहाँ पर अदर एरिया से माइग्रेट हो जाते हैं. इनका नंबर्स इंक्रीज होता है. जब इनका नंबर इंक्रीज होता है तो ये एक जिस होमलैंड का यहाँ पर डिमांड करते हैं. बाल्फोर डिक्लेरेशन ऑफ 1917. जिस होमलैंड की डिमांड यहाँ पर 1917 तक कंटिन्यू चलता है और 1917 में बाल्फोर डिक्लेरेशन होता है. ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इस डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग जिसके द्वारा किया गया होमलैंड की डिमांड को सपोर्ट किया जाता है. पैलेस्टीन पार्टीशन प्रोपोजल इन 1947 बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली. United Nations General Assembly 1947 recommended the adoption of a plan to partition Palestine into an Arab state, Jewish state and the city of Jerusalem. 1947 में मैटर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के पास जाता है. यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली पैलेस्टीन के पार्टीशन के यहाँ पर प्रोपोजल रखता है और 3 पार्ट में इसको डिवाइड करने के लिए पार्टीशन करने के लिए प्रोपोजल रखता है. द फर्स्ट पार्ट अरब स्टेट, सेकेंड पार्ट Jewish state and the third part is city of Jerusalem. Conflict between Arab and Jewish group.
पार्टीशन के बाद यहाँ पर अरब एंड जूस ग्रुप के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स कंटिन्यू रहते हैं. There was a state of conflict between Arab group and Jewish group. As the conflict continued, Jewish forces captured more territories. पार्टीशन होने के बाद दोनों ग्रुप्स के बीच में यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट रेज होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू रहते हैं. इस कॉन्फ्लिक्ट्स में जिस फोर्सेस ने मोर टेरिटरीज को कैप्चर कर लिया होता है. Establishment of Jewish state in 1948. A Jewish state was established in 1948. This was opposed by the Arab League, which decided to intervene. 1948 में जिस स्टेट यहाँ पर इस्टेब्लिश कर दिया जाता है, बट ये इस्टेब्लिशमेंट अरब लीग के द्वारा ओपोज किया जाता है और इसने डिसाइड किया कि वो इस मैटर में इंटरवीन करेगा. 1940 में अरब इजराइल वॉर. 1948 में अरब इजराइल वॉर होता है और ये जो वॉर होता है इस वॉर का मेन रीजन जिस स्टेट का इस्टेब्लिशमेंट होता है. 1948 में अरब इजराइल वॉर जो होता है ये इसलिए होता है बिकॉज यहाँ पर जिसने 1948 में इंडिपेंडेंट स्टेट अपना इस्टेब्लिश कर लिया होता है. जॉर्डन occupied the West Bank and Egypt occupied the Gaza Strip. Following a ceasefire agreement between Israel and Palestine, Jordan occupied the West Bank and Egypt occupied the Gaza Strip. इजराइल अरब इजराइल वॉर के बाद यहाँ पर सीज फायर होता है. इसी टाइम के ड्यूरिंग जॉर्डन पैलेस्तीन के वेस्ट बैंक को ऑक्यूपाइड कर लेता है एंड इजिप्ट गाजा स्ट्रिप को ऑक्यूपाइड कर लेता है. Six Day War of 1967. After the 6 Day War of 1967, Jews managed to capture the West Bank from Jordan and the Gaza Strip from Egypt. 1967 में ज्यूज का जॉर्डन और इजिप्ट के अगेंस्ट वॉर होता है बिकॉज जॉर्डन और इजिप्ट ने पैलेस्तीन के कुछ पार्ट को ऑक्यूपाई किया था और 6 Day 1967 में कंटिन्यू वॉर चलता है. ज्यूज ने जॉर्डन से वेस्ट बैंक को कैप्चर कर लिया अगेन एंड इजिप्ट से गाजा स्ट्रिप को यहाँ पर कैप्चर कर लिया. ओस्लो अकॉर्ड ऑफ 1993. अकॉर्डिंग टू ओस्लो अकॉर्ड ऑफ 1993, इजराइल अलाउड द सेटिंग ऑफ अ पैलेस्टीन अथॉरिटी इन द वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप. 1993 में ओस्लो अकॉर्ड होता है. इस ओस्लो अकॉर्ड के अकॉर्डिंग इजराइल पैलेस्तीन अथॉरिटी को सेटअप करता है. इट मीन्स वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप में पैलेस्तीन अथॉरिटी को इजराइल परमिट कर देता है, एक्नॉलेज कर देता है. हमास कंट्रोल ओवर गाजा स्ट्रिप इन 2006. इन 2006 हमास गेन्ड कंट्रोल ओवर द गाजा स्ट्रिप अलाउंग द बैटल ऑफ गाजा. 2006 में हमास में 2006 में गाजा स्ट्रिप में हमास का पावर स्टार्ट हो जाता है और बैटल ऑफ गाजा 2007 में होता है. Currently, Hamas ruled the Gaza Strip while the West Bank is controlled by Fatah. Both factions have different equations with Israel. Currently, गाजा स्ट्रिप के अंदर हमास का रूल है एंड वेस्ट बैंक के अंदर फतेह का रूल है, बट दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के जो फैक्शंस हैं वो डिफरेंट फैक्शंस हैं. व्हाट हैव लॉस्ट गाजा. अभी तक गाजा में क्या क्या लॉस्ट हुआ है. द वॉर हैज डिस्ट्रॉयड मच ऑफ गाजा. गाजाज प्री वॉर पॉपुलेशन वॉर 2.3 मिलियन. गाजा में बहुत कुछ डिस्ट्रॉय हुआ है. वॉर से पहले गाजा का पॉपुलेशन 2.3 मिलियन था. 2.3 मिलियन मीन्स अबाउट 23 लाख पीपल्स गाजा एरिया में रहते थे. ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम हैव बीन डिस्प्लेस्ड. बहुत ज़्यादा पीपल को यहाँ पर डिस्प्लेस होना पड़ा. मोर देन 46,000 पैलेस्टीनियन हैव बीन किल्ड एंड 1,09,370 वाउंडेड इन गाजा. वुमेन एंड चिल्ड्रन मेक अप मोर देन हाफ ऑफ द फर्टिलिटीज. गाजा के अंदर पैलेस्तीन एरिया के अंदर इसराइल के द्वारा अबाउट 46,000 सिविलियंस का यहाँ पर किलिंग हुआ है और अबाउट 1,09,370 पीपल यहाँ पर बाउंड हुए हैं. इन डेड और बाउंडेड पीपल में मोर देन हाफ चिल्ड्रन एंड वुमेन का शेयर है. हु इज हमास. हमास क्या है. हमास इज अ पैलेस्टीनियन इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप दैट रूल्स द गाजा स्ट्रिप. हमास गाजा स्ट्रिप को रूल कर रहा है और पैलेस्टीनियन इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप है. इट हैज बीन डेजिग्नेटेड एज अ टेररिस्ट ग्रुप बाय इजराइल एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड. हमास को इजराइल और वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा एक टेररिस्ट ग्रुप के तौर पर डेजिग्नेट किया हुआ है. हमास इज टैक्टिकली सपोर्टेड बाय ईरान विच फंड्स इट एंड प्रोवाइड वेपन्स एंड ट्रेनिंग टू इट्स मेंबर्स टू कैरी आउट अटैक.
हमास को फुल्ली सपोर्ट ईरान से मिलता है। ईरान इसको फंडिंग करता है, वेपन्स प्रोवाइड कराता है। हमास के लिए ईरान अटैक्स को कैरी करने के लिए मेंबर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है। व्हाट इज द गाजा स्ट्रिप? गाजा स्ट्रिप क्या है? इट इज द पैलेस्टीनियन एनक्लेव ऑन द कोस्ट ऑफ द मेडिटेरियन सी। गाजा स्ट्रिप पैलेस्टीनियन एनक्लेव है जो कि मेडिटेरियन सी कोस्ट पर सिचुएटेड है। इट शेयर अ बॉर्डर विद इजराइल एंड इजिप्ट सिनाई पेनिनसुला। गाजा स्ट्रिप इजराइल के साथ और इजिप्ट के सिनाई पेनिनसुला के साथ बॉर्डर शेयर करता है। गाजा स्ट्रिप अलोंग विद वेस्ट बैंक मेक अप द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन। बोथ दीज टेरिटरीज आर सेपरेटेड बाय इजराइल। गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक दोनों स्टेट ऑफ पैलेस्टीन मेकअप करते हैं। बोथ टेरिटरीज इजराइल के द्वारा सेपरेटेड है। मैप में देख सकते हैं ये गाजा स्ट्रिप है, गाजा सिटी, गाजा, और गाजा स्ट्रिप मेडिटेरियन सी, इजराइल और इजिप्ट के बीच में एज अ सैंडविच टेरिटोरी के तौर पर हम देख सकते हैं। What is West Bank? It is a landlocked territory which shares its border with Israel and Jordan. वेस्ट बैंक लैंड लॉक्ड टेरिटरी है जो कि इजराइल और जॉर्डन के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। डेड सी फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ इट्स बॉर्डर। डेड सी वेस्ट बैंक को बॉर्डर करता है। पार्ट ऑफ जेरूसलम सिटी कम्स अंडर वेस्ट बैंक। जेरूसलम सिटी वेस्ट बैंक के अंदर ही आता है। हम देख सकते हैं मैप में, यहाँ पर वेस्ट बैंक है और डेड सी यहाँ पर इससे कनेक्टेड है। जेरूसलम सिटी भी हम देख सकते हैं, मिडिल में यहाँ पर शो किया गया है। Escalation of armed conflict in Myanmar. In this article, we will discuss about what are various regions of armed conflict in Myanmar, and we will also discuss about India-Myanmar relations. The conflict between ethnic armed organizations and the military junta in Myanmar has created a serious humanitarian crisis. म्यांमार के अंदर एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस EAO और मिलिट्री जनता के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, इन कॉन्फ्लिक्ट ने सीरियस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्रिएट किया है म्यांमार के अंदर। रिसेंटली म्यांमार जनता एयर स्ट्राइक किल्ड 40 पर्सन्स इन अ विलेज। रिसेंटली म्यांमार जनता ने म्यांमार के एक विलेज में अबाउट 40 पर्सन्स को किल किया है। Some experts on Myanmar have called for India to review its policy and establish channel with the EAO to help the affected civilians. इंडिया में कुछ एक्सपर्ट ने, स्पेशली जो म्यांमार रिलेशंस के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने डिमांड किया है कि इंडिया को अपनी म्यांमार पॉलिसी को रिव्यू करना चाहिए और EAO के साथ एक चैनल इस्टेब्लिश करना चाहिए सो दैट अफेक्टेड सिविलियंस की हेल्प की जा सके। As Myanmar marked 3 years of military coup, India has called for complete cessation of violence in country and its transition towards inclusive federal democracy. म्यांमार के अंदर मिलिट्री coup को 3 years कंप्लीट हो चुके हैं। इंडिया ने कॉल किया है, डिमांड की है कि म्यांमार के अंदर वायलेंस का कंप्लीट सीजेशन होना चाहिए और फेडरल डेमोक्रेसी वहाँ पर इस्टेब्लिश होना चाहिए। Should India review its Myanmar policy in view of the humanitarian crisis? Because म्यांमार के अंदर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहे हैं, क्या इसको देखते हुए इंडिया को अपना म्यांमार पॉलिसी रिव्यू करना चाहिए? इससे रिलेटेड आर्टिकल है 2021 मिलिट्री कूप एंड द सिविलियन आर्म्ड स्ट्रगल। 2021 में किस तरह से मिलिट्री कूप हो और सिविलियन आर्म्ड स्ट्रगल किस तरह से म्यांमार के अंदर राइज हुए, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मिलिट्री कूप इन 2021। आंग सान सू की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेटिक विक्ट्री इन द 2020 इलेक्शंस स्पार्ड कंसर्न अमंग द मिलिट्री। आंग सान सू की का NLD पार्टी, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, इस पार्टी ने 2020 इलेक्शंस में विक्ट्री
गेट किया, और इस विक्ट्री की वजह से मिलिट्री में कंसर्न स्प्रेड होने स्टार्ट हो गए। इट मीन्स ये जो आंग सान सूकी की विक्ट्री थी, मिलिट्री को ये विक्ट्री एक्सेप्टेबल नहीं था। द मिलिट्री एलिज्ड इलेक्टोरल फ्रॉड एंड स्टेज अ coup इन फरवरी 2021। मिलिट्री ने आंग सान सूकी की जो एनएलडी पार्टी थी, इस पार्टी के ऊपर या इलेक्टोरल प्रोसेस जो भी था उस पर कुछ फ्रॉड के एलिगेशंस इम्पोज किए, और 2021 फरवरी में इसने एक मिलिट्री कूप स्टेज किया। Aung San Suu Kyi and other leaders were detained, sparking widespread protest and a violent military crackdown. मिलिट्री कूप के बाद आंग सान सू की और अदर लीडर्स को डिटेन कर लिया जाता है। म्यांमार के अंदर वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट होते हैं, वायलेंट मिलिट्री क्रैकडाउन होते हैं, एंटी जनता आर्म्ड स्ट्रगल, various ethnic armed organizations and people's defense forces intensified their resistance against the military regime, resulting in escalating conflict across the country. म्यांमार के अंदर मिलिट्री रिजेम के बाद, बिकॉज 2021 में यहाँ पर मिलिट्री कूप होता है और मिलिट्री रिजेम यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। मिलिट्री रिजेम के अगेंस्ट EAO और PDF के द्वारा वेरियस रेजिस्टेंस इंटेंसिफाई होते हैं। EAO मीन्स एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस एंड PDF मीन्स पीपल्स डिफेंस फोर्सेस। इनका मिलिट्री रिजेम के अगेंस्ट रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से म्यांमार के अंदर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होते हैं। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल अनरेस्ट इन म्यांमार। म्यांमार के अंदर पॉलिटिकल अनरेस्ट के क्या क्या रीजन्स हैं? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फेज, फर्स्ट फेज ऑफ मिलिट्री रूल, फेज ऑफ पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट विद इन द मिलिट्री, फेज ऑफ डेमोक्रेटिक टेंशंस। इसमें कुछ फेजेस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ये वो फेज है जिसकी वजह से म्यांमार के अंदर पॉलिटिकल अनरेस्ट रेज हुआ है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फेज, म्यांमार gained independence from British rule in 1948. The country established a democracy based on the parliamentary system of government. 1941 में म्यांमार इंडिपेंडेंट हो जाता है ब्रिटिश रूल से। इट मीन्स इंडिया के इंडिपेंडेंस के 1 ईयर बाद म्यांमार इंडिपेंडेंट होता है ब्रिटिश रूल से, और कंट्री के अंदर डेमोक्रेटिक रूल यहाँ पर स्टार्ट होता है, जिसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की जाती है। फर्स्ट फेज ऑफ मिलिट्री रूल, इन 1962 जनरल नेविन स्टेज अ कूप एस्टेब्लिशिंग अ मिलिट्री डिक्टेटरशिप। 1948 से 1962 के बीच में म्यांमार के अंदर डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है। 1962 में जनरल नाविन ने यहाँ पर कूप स्टार्ट किया और मिलिट्री डिक्टेटरशिप यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया। द बर्मा सोशलिस्ट प्रोग्राम पार्टी बिकेम द कंट्रीज सोल पॉलिटिकल पार्टी। PSPP पार्टी यहाँ पर सोल पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है। BSPP मीन्स बर्मा सोशलिस्ट प्रोग्राम पार्टी। यहाँ से मिलिट्री रूल इसका स्टार्ट हो जाता है। फिर जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट विद इन द मिलिट्री, मिलिट्री के अंदर कुछ पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। इन 1988 जनरल सॉ मोंग सीज कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, overthrow the BSPP due to widespread economic decline and corruption. मिलिट्री रूल BSPP के द्वारा जो किया जाता है, उस रूल में वेरियस इकोनॉमिक डिक्लाइन, वेरियस करप्शन होते हैं एंड इकोनॉमिक का यहाँ पर डिक्लाइन होता है। इस वजह से BSPP को ओवरथ्रोन करके 1988 में जनरल सॉ मोंग ने यहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल अपने अंडर में ले लिया। इट मीन 1988 में जो मिलिट्री रूल था, उस मिलिट्री के अंदर पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं और एक पर्टिकुलर पार्टी यहाँ पर BSPP के थ्रू इस पर रिजाइन स्टार्ट किया जाता है। बट यहाँ पर जनरल सॉ मोंग ने इस गवर्नमेंट के पूरे पावर को अपने अंडर ले लिया। हाउ द मिलिट्री कंटिन्यू टू रूल अंडर द स्टेट पीस एंड डेवलपमेंट काउंसिल। 1988 के बाद भी कंटिन्यू मिलिट्री रूल रहता है और ये मिलिट्री रूल
स्टेट पीस एंड डेवलपमेंट काउंसिल के अंडर किया जाता है। पहले जो मिलिट्री रूल था वो BSPP के अंडर था। अब जो मिलिट्री रूल था वो स्टेट पीस एंड डेवलपमेंट काउंसिल के अंडर था। फेज ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन इन 2010 the SPDC held elections, paving the way for a quasi-civilian government. SPDC स्टेट पीस एंड डेवलपमेंट काउंसिल 2010 में SPDC के द्वारा इलेक्शंस कराए जाते हैं और इन इलेक्शंस में क्वेसी सिविलियन गवर्नमेंट यहाँ पर बनाने के लिए कुछ इनिशिएटिव लिए जाते हैं। SPDC के थ्रू 2010 से पहले यहाँ पर रूल किया जाता है। एक टाइप का मिलिट्री रूल था, बट SPDC ने 2010 में यहाँ पर इलेक्शंस कंडक्ट कराए और क्वेसी सिविलियन गवर्नमेंट के इस्टेब्लिशमेंट के लिए यहाँ पर इनिशिएटिव टेकिंग की। आंग सान सू की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी वॉन द 2015 इलेक्शन। इन्हें इलेक्शंस का जो कंटिन्यूएशन रहता है 2015 में अगेन इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं म्यांमार के अंदर। 2015 में आंग सान सू की NLD पार्टी विन कर जाती है 2015 इलेक्शन में और यहाँ से अगेन डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन होता है। इसके बाद 2021 में आंग सान सू की गवर्नमेंट को फॉल डाउन कर दिया जाता है और फिर से यहाँ पर मिलिट्री रूल स्टार्ट हो जाता है 2021 में और जो कंटिन्यू अभी भी चल रहा है। इशू ऑफ मैसिव इन्फ्लक्स ऑफ रिफ्यूजी इन इंडिया। इंडिया में रिफ्यूजी का मैसिव इन्फ्लक्स हो रहा है। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। करंट ongoing armed struggle between the military junta and the People's Defense Forces in Chin region, Sangin region have led to massive influx of refugees in India, especially in Mizoram and Manipur. म्यांमार के अंदर मिलिट्री जंटा एंड पीपल्स डिफेंस फोर्स के बीच में जो आर्म्ड स्ट्रगल करंटली चल रहे हैं, स्पेशली चिन एंड संगिंग रीजन के अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। इन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से इंडिया के मिजोरम एंड मणिपुर स्टेट्स में रिफ्यूजीज का मैसिव लेवल पर इन्फ्लक्स हुआ है। दिस इन्फ्लक्स ऑफ रिफ्यूजीज इन इंडिया हैज इमर्ज्ड एज अ टेंशन बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार as these have been linked to violent ethnic clashes, drug trafficking and smuggling. इंडिया में म्यांमार की तरफ से मैसिव इन्फ्लक्स जो रिफ्यूजीज का हो रहा है, इसकी वजह से इंडिया और म्यांमार के रिलेशंस में टेंशन इंक्रीज हुए हैं। बिकॉज रिफ्यूजीज का जो लिंकेज है वो वायलेंट इंडिया में वायलेंट एथनिक क्लासेस, ड्रग ट्रैफिकिंग एंड स्मगलिंग से इनका रिलेशन है। व्हाट इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडिया म्यांमार रिलेशंस। इंडिया म्यांमार रिलेशंस का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है। बोथ कंट्रीज हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कल्चरल, रिलीजियस एंड ट्रेड लिंक्स फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स। इंडिया और म्यांमार के बीच में एंशिएंट टाइम्स से ही कल्चरल, रिलीजियस एंड ट्रेड लिंक रहे हैं। एज द लैंड ऑफ लॉर्ड बुद्धा, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ पिलग्रिमेज फॉर द पीपल ऑफ म्यांमार। बिकॉज इंडिया लैंड ऑफ लॉर्ड बुद्धा यानी लॉर्ड बुद्धा का लैंड रहा है और म्यांमार पीपल के लिए इंडिया एक पिलग्रिमेज कंट्री है। इन ब्रिटिश एरा में इंडिया और म्यांमार के बीच रिलेशंस क्या थे। इंडिया एंड म्यांमार वर पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल अंटिल 1935। 1935 तक कॉलोनियल रूल के ड्यूरिंग इंडिया एंड म्यांमार ब्रिटिश इंडिया का पार्ट हुआ करते थे। इट मीन्स इंडिया और म्यांमार सेपरेट कंट्री 1935 तक नहीं थे। पोस्ट इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया एंड म्यांमार established diplomatic relations and maintained close ties. इंडिया एंड म्यांमार साइंड अ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप इन 1951। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया और म्यांमार दोनों कंट्रीज ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश किए। 1951 में ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप दोनों कंट्रीज के द्वारा साइन की जाती है। In 2002, Indian Council in Mandalay was reopened and the Consulate of Myanmar was set up in Kolkata. 2002 में म्यांमार का कॉन्सुलेट कोलकाता के अंदर सेटअप किया जाता है
और इंडियन कौंसलेट म्यांमार के अंदर मांडले में रीओपन किया जाता है। इनमें दोनों कंट्रीज के कौंसलेट ओपन किए जाते हैं। In 2014, Myanmar became part of India's Neighborhood First Policy and its Act East Policy. 2014 में म्यांमार इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी का पार्ट बनता है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ म्यांमार फॉर इंडिया? इंडिया के लिए म्यांमार का क्या सिग्निफिकेंस है? नंबर 1, जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। नंबर 2, काउंटरिंग चाइना। नंबर 3, रिडक्शन ऑफ इलीगल माइग्रेशन इन इंडिया। नंबर 4, कल्चरल टाइज। नंबर 1, जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। म्यांमार हमारे लिए जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है। म्यांमार इज इंडिया गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। इंडिया अगर चाहता है कि साउथ ईस्ट एशिया के साथ अपने रिलेशंस को बेटर करे और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में डेवलपमेंट को बूस्ट करे, तो इसके लिए म्यांमार एक गेटवे के तौर पर वर्क करता है। इट मीन्स इंडिया के लिए साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट के लिए म्यांमार एक गेटवे का वर्क करता है। म्यांमार इज एन इम्पोर्टेंट पिलर ऑफ इंडिया नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए म्यांमार एक इम्पोर्टेंट पिलर है। फॉर एग्जाम्पल, डेवलपमेंट ऑफ इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे कलांदान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर रिलाई ऑन म्यांमार। इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे इस्टेब्लिश कर रहा है एंड कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट KMMTT कॉरिडोर इस्टेब्लिश कर रहा है। ये दोनों प्रोजेक्ट म्यांमार पर ही डिपेंड हैं। नंबर 2, काउंटरिंग चाइना। म्यांमार इज क्रूशियल फॉर इंडिया टू काउंटर इट्स ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन द साउथ ईस्ट एशियन रीजन। इंडिया अगर चाहता है कि साउथ ईस्ट एशियन रीजन में चाइना के इन्फ्लुएंस को कम किया जाए और इंडिया के इन्फ्लुएंस को ग्रो किया जाए, तो इसके लिए म्यांमार एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। बिकॉज साउथ ईस्ट एशियन रीजन के अंदर चाइना का जो इन्फ्लुएंस है, असर्टिवनेस जो वो इंक्रीज हो रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए म्यांमार इंडिया के लिए एक इम्पोर्टेंट कंट्री है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज डेवलपिंग अ सितवी पोर्ट इन म्यांमार रखाइन स्टेट टू काउंटर द चाइनीज फ्रंटेड क्यापाओ पोर्ट। बिकॉज चाइना म्यांमार के अंदर क्योंकि पोर्ट इस्टेब्लिश कर रहा है, एज ए काउंटर इंडिया भी म्यांमार के अंदर सितवी पोर्ट रखाइन स्टेट के अंदर डेवलप कर रहा है। नंबर 3, रिडक्शन ऑफ इलीगल माइग्रेशन इन इंडिया। अ स्टेबल म्यांमार इज नेसेसरी टू रिड्यूस द इलीगल रोहिंग्या एंड चिन माइग्रेशन इन इंडिया। इंडिया में चिन माइग्रेशन और रोहिंग्या के इलीगल माइग्रेशन को अगर रिड्यूस करना है, तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि म्यांमार के अंदर स्टेबिलिटी आए और इंडिया को अपना रोल म्यांमार में स्टेबिलिटी लाने के लिए करना चाहिए। नंबर 4, कल्चरल टाइज। बुद्धिज्म, विच इज द मेजोरिटेरियन रिलीजन इन म्यांमार, हैज इट्स रूट इन इंडिया, which has led to huge cultural similarities between India and Myanmar. Because म्यांमार के अंदर मेजोरिटी पीपल का बुद्धिज्म पीपल का है और इस वजह से इंडिया एंड म्यांमार के बीच में कल्चर सिमिलरिटीज बहुत ज़्यादा है। मेजर एरियाज ऑफ कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। इंडिया और म्यांमार के बीच में कॉपरेशन के मेजर एरियाज कौन कौन से हो सकते हैं? नंबर 1, ट्रेड एंड इकोनॉमी। नंबर 2, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी। नंबर 3, डिफेंस कॉपरेशन। नंबर 4, मल्टीलैटरल पार्टनरशिप। नंबर 5, cooperation in education and research. Number 6, humanitarian aid and disaster relief. Trade and economy. Bilateral trade between India and Myanmar has grown from $12.4 million in 1980-81 to $2.18 billion in 2016-17. इंडिया और म्यांमार के बीच में 1980-81 में जहां पर बायलैटरल ट्रेड $12.4 मिलियन था, वहीं 2016-17 में बायलैटरल ट्रेड 2.18 बिलियन तक रीच हुआ है। इंडियन कंपनी सच एज एसआर, गेल एंड ओएनजीसी विदेश लिमिटेड हैव इन्वेस्टेड इन म्यांमार्स एनर्जी सेक्टर। इंडिया के
कुछ कंपनी सच एज एसआर, गेल एंड ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने म्यांमार में एनर्जी सेक्टर में ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रखा है। नंबर 3, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी। India-Myanmar relations has been boosted by the key connectivity projects. India has invested deeply in the infrastructure project in Myanmar. इंडिया और म्यांमार के रिलेशंस की कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के थ्रू बूस्ट होते हैं बिकॉज इंडिया ने म्यांमार के अंदर वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर इन्वेस्ट कर रखा है। अब कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इंडिया ने म्यांमार के अंदर इस्टेब्लिश किए हैं? नंबर 1, इंडिया एंड म्यांमार इनॉग्रेटेड द 250 किलोमीटर तामू कलेवा कालेमियो हाईवे, पॉपुलरली कॉल्ड द इंडो म्यांमार फ्रेंडशिप रोड इन 2021। इंडिया और म्यांमार ने तामू कालेवा केलमो हाईवे, अबाउट 250 किलोमीटर का ये हाईवे है, दोनों कंट्रीज ने इसको 2001 में इनॉग्रेट किया, जिसको इंडिया म्यांमार फ्रेंडशिप रोड के नाम से भी जाना जाता है। Number 2, India is building the Kalandan multi-modal transit transport to link Kolkata to Sittavi in Myanmar and then from Myanmar's Kaladan River to India's northeast. इंडिया ने कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट बिल्ड किया है। ये जो ट्रांसपोर्ट ये जो रोड है, ये जो लिंकिंग प्रोजेक्ट है, ये कोलकाता को म्यांमार के सित्तवी पोर्ट तक कनेक्ट करता है और उसके बाद म्यांमार के कालादान रिवर तक ये रीच करता है। उसके बाद अगेन इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में रीच करता है। नंबर 3, इंडिया म्यांमार एंड थाईलैंड आर बिल्डिंग द एशियन ट्राइलेटरल हाईवे विच विल कनेक्ट इंडिया टू आसियान। इंडिया म्यांमार एंड थाईलैंड तीनों कंट्रीज एशियन ट्राइलेटरल हाईवे बिल्ड कर रहे हैं जो कि इंडिया को एशियन कंट्रीज तक रीच करने में हेल्प करेगा। Number 3, defense cooperation. India and Myanmar conduct a joint military exercise called India-Myanmar Bilateral Military Exercise (IMBEX). इंडिया और म्यांमार के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट किए जाते हैं विच ऑल्सो नोन एज IMBEX, इंडिया म्यांमार बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज। ऑपरेशन सनराइज बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार आर्मी जॉइंटली टारगेट द मिलिटेंट ग्रुप दैट ऑपरेट इन द बॉर्डर स्टेट्स। इंडिया और म्यांमार ने बॉर्डर स्टेट्स में मिलिट्री ग्रुप्स को टारगेट करते हुए कुछ जॉइंट यहाँ पर ऑपरेशंस स्टार्ट किए सच एज सनराइज ऑपरेशन। सनराइज ऑपरेशन दोनों कंट्रीज के बॉर्डर एरियाज में स्टार्ट किए गए सो दैट वेरियस मिलिट्री ग्रुप को टारगेट किया जा सके। नंबर 4, मल्टीलैटरल पार्टनरशिप। म्यांमार इज ऑल्सो अ की कंपोनेंट ऑफ इंडियाज स्ट्रेटेजी टू ब्रिज साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया थ्रू आसियान, बिम्स्टेक एंड मेकोंग गंगा कोऑपरेशन। इंडिया चाहता है कि साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में जो गैप है उसको ब्रिज किया जाए। उसके लिए म्यांमार एक की कंपोनेंट के तौर पर वर्क कर सकता है और इसको ब्रिज करने के लिए आसियान, बिम्स्टेक, मेकोंग गंगा कोऑपरेशन की हेल्प ली जा रही है बिकॉज साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन रीजन के बीच में जो गैप है वो काफ़ी ब्रॉड है। उस गैप को कम करने के लिए म्यांमार एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इंडिया के लिए। Number 5, cooperation in education and research. India has developed Myanmar Institute of Information Technology and Advanced Center for Agriculture Research and Education for conducting research on pulses and oilseed. इंडिया ने म्यांमार इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड एडवांस्ड सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, इंडिया ने पल्सेस एंड ऑयल सीड्स पर रिसर्च कंडक्ट करने के लिए म्यांमार के अंदर ACARE एडवांस्ड सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन इस्टेब्लिश किया है, एज वेल एज म्यांमार इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस्टेब्लिश किया है। नंबर 6, ह्यूमैनिटेरियन एड एंड डिजास्टर रिलीफ. India has provided humanitarian aid and disaster relief in natural calamities in Myanmar like Cyclone Mora 2017, Komen 2015, earthquake in Saha State 2010 and COVID-19. इंडिया ने म्यांमार के अंदर किसी भी नेचुरल डिजास्टर के ड्यूरिंग ह्यूमैनिटेरियन एड म्यांमार को प्रोवाइड कराया है। कुछ एग्जांपल सच एज 2017 में म्यांमार के अंदर साइक्लोन मोरा आया था, 2015 में कोमेन एंड 2010 में साहा स्टेट में अर्थक्वेक आया था। कोविड-19 के ड्यूरिंग भी इंडिया ने म्यांमार के लिए हमेशा
ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।